अमेरिका ने रूस को केमिकल हथियार से बचाव का कवच देने का फैसला किया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो शुरुआत आज जंग के 38वें दिन जब हालात बदल रहे हैं उसमें एक बड़ी खबर आती है कि अमेरिका ने, आपको बता दें यहां पर खबर यह आ रही है कि रूस से बचाव को लेकर यूक्रेन को अमेरिका ने यह बड़ी मदद दी है। रूस से जंग में यूक्रेन को अमेरिका की यह बड़ी मदद है और केमिकल हथियारों से बचने को लेकर यहां पर यह कवच दिया गया है। तो केमिकल हथियार से बचाव का कवच देने का यह फैसला जो है यह किया गया है। यूक्रेन को केमिकल हथियार का कवच अमेरिका देगा और ये इसलिए हथियार का कवच दिया जा रहा है ताकि अमेरिका यहां पर यूक्रेन को रूस के केमिकल हथियारों से बचा सके। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन को लेकर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है कि वो यूक्रेन को केमिकल हथियारों का कवच देगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इधर कीव को लेकर लगातार खबर आ रही है। कीव पर लगातार हमले जारी हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर आई है। मारियोपोल पर कब्जे को लेकर भीषण जंग लगातार जारी है। ये नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 3000 लोगों का रेस्क्यू जो है वो मारियोपोल में किया गया है। तो ये नई जानकारी निकलकर आ रही। तमाम सैनिक जो हैं वो यहां पर साजो सामान के साथ नजर आए हैं। बड़ी संख्या में सैनिक यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं और लगातार वो अलग अलग इलाकों पर हमला कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल की, जहां पर रूसी फौज जो है वो बड़ी तादाद में पहुंची है और आज जंग के 38वें दिन वो लगातार यहां पर हमले कर रहे हैं। अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जा रहा है और एक्शन में रूसी सेना के जवान जो हैं वो आपको मारियोपोल में नजर आ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक जरिए दिखाते हैं कि 38 दिनों में कहां कहां पर हमले हुए हैं। कीव, इरपिन, मारियोपोल और रूसी सीमा में कैसे बेलगोरोद पर हमले हुए हैं। तो देखिए 38 दिनों में कहां कहां पर हमला हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इरपिन की बात करेंगे आपको नजर आ रहा है, कीव की बात करेंगे आपको नजर आ रहा है, बेलगोराद की बात आप करेंगे आपको नजर आ रहा है, मारियोपोल की आप बात करेंगे आपको यहां नजर आ रहा है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रूसी फौज जंग के 38वें दिन हमला कर रही है और ये चारों जगह अपने आप में, खासतौर पर ये अगर मारियोपोल की आप बात करेंगे तो ये वो इलाका है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है क्योंकि मारियोपोल में बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है। इधर जंग के 38वें दिन की बड़ी बातें क्या है? रूस के शहर बेलगोरोद पर हवाई हमला हुआ है। ये एक बड़ी बात जंग के 38वें दिन निकलकर सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बेलगोरोद पर हवाई हमला हुआ है और यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हमने काउंटर अटैक में रूस की सीमा के अंदर हमला किया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है वो किसी हादसे की वजह से हो। रूसी सीमा में हमले से यूक्रेन का इंकार। यूक्रेन हालांकि इस बात को दोनों तरीके से कह रहा है, कभी कहता है हां, कभी कहता है ना। यूक्रेन को यहां पर तमाम ड्रोन मिलने वाले हैं। ब्रिटेन से भी यूक्रेन को मिलेंगे तमाम हथियार और यूक्रेन को केमिकल हथियार का कवच अमेरिका भी देने वाला है। अभी केमिकल हथियार का कवच अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह माना जा रहा है केमिकल हथियारों से हमला जो है वो यहां यूक्रेन पर हो सकता है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर क्या मारा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बेलगोरोद का ये जो इलाका हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि एक तेल डिपो में आग लगा दी गई है और भीषण आग लगी है जिसकी तबाही की, जिसकी बर्बादी की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब ये दो बातें निकल कर आ रही। एक, ये हो सकता है रशिया का ट्रैप हो जहां पर यह हमला हुआ हो और इसके बाद रशिया काउंटर अटैक में एक आधार बनाकर बहुत बड़ा हमला यहां पर यूक्रेन पर कर दे। दूसरा, अगर यहां पर वाकई में हमला यूक्रेन ने किया है तो क्या यूक्रेन इस जंग को अब और ज्यादा विध्वंसक बनाने के मूड में है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह जंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है? ये देखिए बेलगोरोद जिसका जिक्र हम कर रहे थे उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर तेल डिपो में यह भीषण हमला हुआ है। तेल डिपो में हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह पहला मौका है जब रूस की सीमा के अंदर जाकर हमला किया गया है और यह कहा जा रहा है कि इस हमले का काउंटर अटैक जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है अगर यह हमला यूक्रेन के हवाले से किया गया है तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बेलगोरोद की। तेल डिपो में यहां पर हमला हुआ है। हालांकि इसको लेकर दो बातें, एक बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी हादसे का शिकार हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि ये रशिया का फॉल्स ट्रैप हो और तीसरी जिसकी संभावना कम है कि यूक्रेन ने रूस की सीमा में जाकर हमला किया।
तारीख 1 अप्रैल, वक्त सुबह के 5:45। आसमान में आग का गुबार उठता है और फिर तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल जाता है। इस दौरान आसमान में बेहद ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है और उसके बाद तेल डिपो पर S-8 रॉकेट फायर होते दिखते हैं, जिसके बाद रूस का ये तेल डिपो आग का गोला बन गया। ये युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन के धमाकेदार पलटवार का विस्फोट है, जिसने बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर रूस के बेलगोरोड शहर में एक तेल डिपो को एयर स्ट्राइक में स्वाहा कर दिया। ये पहली बार हुआ है जब यूक्रेन ने रूस को उसी के घर में घुसकर मारा है। जब रूसी फौजें कीव और चार्निहिव से पीछे हट रही थी, तभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी यूक्रेनियन मीडिया के थ्रू कि यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करके बेलोगोरद शहर में, जो कि रूस के अंदर पड़ता है, वहां एक एम्युनिशन डिपो को तबाह कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की सीमा के अंदर जाके किसी डेपो को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो। अब इस बात का मैंने जिक्र जब किया इनके स्पोक्स पर्सन से यूक्रेन मिलिट्री के, तो उन्होंने ना तो इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें इतना पुराना एम्युनिशन है कि वो एम्युनिशन अपने आप भी फट सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था और ये जो अटैक जो क्लेम किया था यूक्रेन फोर्सेज ने इनिशियली, वो सही नहीं था। अब तक यूक्रेन ने इस हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अगर ये सच है तो ये तीसरा मौका है जब यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन ने 25 फरवरी को लॉन्ग रेंज डोचका मिसाइल अटैक के जरिए रूस के रोस्तोव शहर में एक रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर उड़ा दिया था। वहीं रूस ने दावा किया है कि 30 मार्च को भी यूक्रेन ने बेलगोरोड शहर में ही एक रूसी तोपखाने पर मिसाइलें दागी थीं, जिसमें 4 रूसी सैनिक घायल भी हो गए थे। लेकिन रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेनी फौज ने पहली बार पलटवार किया है और तेल डिपो में उठती आग की लपटें इसकी गवाही दे रही हैं। इससे रूस बुरी तरह बौखला गया है और उसने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता से वॉकआउट करने की धमकी दे रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये हमला खुद रूस ने अंजाम दिया है और इसकी वजह भी है। रूस के एक निष्कासित राजनेता ने एक हफ्ते पहले ही दावा किया था कि रूस फॉल्स फ्लैग अटैक के तहत अपने शहरों पर फर्जी हमले कर सकता है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस अपने वेपन फैक्ट्रीज पर हमले कर अपने नागरिकों को मार सकती है। इन फर्जी हमलों के जरिए रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने का बहाना बना सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था रशिया के द्वारा जो बेलोगोरद में एम्युनिशन डिपो में एक्सप्लोजन हुआ है। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है जो एक कंट्री वो कार्रवाई करती है ये दिखाने के लिए कि दुश्मन ने ऐसा किया है, ताकि वो अपने फर्दर किसी एक्शन को जस्टिफाई कर सके दुश्मन के ऊपर हमला करके। देखिए, इसमें काफी पुराना एम्युनिशन था इस डिपो में, ये कंफर्म्ड है और ये संभावना भी है कि अपने आप फटा हो। लेकिन युद्ध में कुछ भी पॉसिबल है और हो सकता है रूस ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद किया हो और ब्लेम करे यूक्रेन को किसी ऐसे हमले को जस्टिफाई करने के लिए जो वो किसी बड़े इलाके पर बड़ी मात्रा में प्लान कर रहा है। तो कुछ भी संभव है, लेकिन जो देखने में लगता है अभी कि ये एक एक्सीडेंट था, रूस ने भी ऐसा बोला है, तो इसकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की संभावना बहुत कम है। युद्ध में कयास लगाना कोई बड़ी बात नहीं। रूस के तेल डिपो पर हमला खुद रूस की कारस्तानी भी हो सकती है और यूक्रेन की हिमाकत भी, क्योंकि रूस बॉर्डर पर यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है और रूस के कब्जे से अपने इलाकों को वापस ले रहा है, जिससे पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है और जेलेंस्की के इरादे बुलंद हो रहे हैं। Увесь цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються. हम किसी पर भरोसा नहीं करते, हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा नहीं। असली हालात देखने हैं तो युद्ध क्षेत्र को देखो। हम हार नहीं मानेंगे और अपने 1-1 मीटर जमीन के टुकड़े और हर इंसान के लिए लड़ेंगे। Що це нагадує
не людей, а щось потойбічне. युद्ध के 37 दिन बाद रूस अब थकता हुआ दिख रहा है और यूक्रेन अब डिफेंसिव से अटैकिंग पोजीशन लेता दिख रहा है। लेकिन युद्ध का अंत होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन कोई बड़ा हमला भी प्लान कर सकते हैं। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर सटा मारियोपोल में रूसी हमले में बर्बाद हो चुका है। अचानक वहां पर लगातार बमबारी तेज हो गई है। आज तक की संवाददाता गीता मोहन मारियोपोल में लगातार डटी हुई हैं। गीता ने एक बंकर के अंदर जाकर मारियोपोल में बचे कुछ लोगों की जिंदगी को करीब से देखा। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। लेडी हमें दिखा रही हैं कि कैसे ये लोग जी रहे हैं। बिल्डिंग नहीं है जीने के लिए, लेकिन बेसमेंट में, सब बेसमेंट में रह रहे हैं। This is a place where are living small babies with moms. You can. This is where women with babies are living. Yes, with babies. Hi. Hello. Hello, hello. Oh my God. Yes. So when the war started, everybody came down Yes. to the basement. 1 month we are living here. ये एक कमरा है जहाँ पे सारे बच्चे रह रहे हैं और माएँ रह रही हैं। जब से वॉर शुरू हुआ है, इस बेसमेंट पे ये जगह उनको दे दिया जिनके छोटे बच्चे हैं। A lot of catches, cold, everybody ill. It's very difficult with small baby to prepare food, something to do. Where are they getting food and all from? Where are you getting food? We are getting food on metro, Shopping center. shopping, Now- or Trade center. yes, Humanitarian center. humanitarian center. Okay. Very difficult to live. We want to live our lives. We want to live In peace. in peace in our houses. We have all houses, work. Now we don't have anything. So a lot of people over here can't leave because they have nowhere to go. They don't have family members in places which are not conflict-ridden around Mariupol, and that's why they're staying over here. ये एक प्राइमरी स्कूल है जिसे जो बिल्कुल शेलिंग में खत्म हो गया था, इसको अब एक टेम्पररी हॉस्पिटल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं रूसी फोर्स। यहाँ पे देखें, फर्स्ट एड मिलता है। जो भी फौजी यहाँ पर आते हैं जो इंजर हो गए, वो यहाँ पे फर्स्ट एड लेते हैं। सिविलियंस को भी यहाँ पे ट्रीट किया जाता है अगर वो इंजर होते हैं आसपास के इलाकों में। लेकिन अगर सिवियर इंजरीज है तो उनको यहाँ से इमीडिएटली सिटी की तरफ ले जाया जाता है। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। उधर मारियोपोल में गीता एक ऐसे सैन्य ठिकाने पर भी पहुंची जिसे रूसी फौज ने यूक्रेनी कब्जे से छीन लिया था। यहां का मंजर हमें बेहद खौफनाक दिखाई पड़ा। यहाँ पे जो रूसी फोर्सेस है वो कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग और ये बेसमेंट एज़ोव बटालियन का बेसमेंट था, जिन्हें इन्होंने कैप्चर कर लिया। काफी डिस्टर्बिंग है अंदर विजुअल्स। क्योंकि कहते हैं कि एक औरत है जिन्हें टॉर्चर करके स्वास्तिका डाल दिया था उनके ऊपर। नियो नाजीज है, फाशिस्ट हैं, जिनको एक समय पे अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। आज वो नेशनल गार्ड यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं रूसी फोर्सेस के अगेंस्ट। तो हम जाके देखते हैं कि अंदर है क्या। यहाँ पर कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस, कि यहाँ पे सिविलियंस को टॉर्चर भी किया गया है जो उनके अगेंस्ट खड़े थे। लेकिन हालत बहुत खराब है। एक बहुत ही ज्यादा स्मेल जिसे कहते हैं, चाहे वो जलने का हो या मांस का, फ्लैश का, बहुत बुरे हाल हैं इस बेस के। नाजी सिंबल है, वो मार्किंग्स डाल दिए हैं। तो क्लेम्स आर दैट ये एज़ोव बेस था और ये टॉर्चर हुआ है यहाँ के एक सिविलियन के साथ। बहुत बुरे हाल हैं। अगर आप यहाँ पर हो तो आपको
वो बदबू जो जलने पर और फ्लैश का होता है वो यहाँ पे महसूस होगा। यहाँ पे देखें तो ये राइफल जला हुआ, हेलमेट्स, सब कुछ यहाँ पे जला हुआ है। ये जो रूसी एक्शन हुआ है आज़ोव बटालियन के अगेंस्ट, उसमें ये बेस एकदम जलकर खाक हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो देश युद्ध में यूक्रेन की सीधी सैन्य मदद तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हथियार देकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने की ताकत जरूर दे रहे हैं। रूस ने अपने पिछले कुछ हमलों में सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया और इसी के जवाब में अब ब्रिटेन यूक्रेन को कामीकाजी ड्रोन्स देने वाला है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमले तेज किए तो उसने अपने सुसाइड ड्रोन्स को काम पर लगाया था। दूर मौजूद दुश्मन को ड्रोन से टारगेट करना आसान होता है और रूस इसी वजह से यूक्रेन पर भारी पड़ रहा था। रूस ने अपने आत्मघाती ड्रोन्स को काम पर लगाया था जो दुश्मन को ढूंढकर विस्फोटकों के साथ उस पर क्रैश कर जाते थे। इस तरह के ड्रोन्स को ही कामीकाजी ड्रोन्स कहा जाता है। कामीकाजी दरअसल एक जापानी नाम है। कामीकाजी जापान के ऐसे एयरक्राफ्ट होते थे जिनमें विस्फोटक लदा होता था और वो अपने दुश्मन के ठिकाने पर क्रैश कर जाते थे, जिससे बड़ा धमाका होता था। इसी वजह से इस मॉडस ऑपरेंडी पर काम करने वाले ड्रोन्स को कामीकाजी ड्रोन्स कहा जाता है। ब्रिटेन के कामीकाजी ड्रोन्स रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के बहुत काम आएंगे। ब्रिटेन के इस कामीकाजी सुसाइड ड्रोन को लॉयटर कहा जाता है। लॉयटर ड्रोन अपने साथ विस्फोटक ले जाते हैं और दुश्मन के टारगेट पर क्रैश कर जाते हैं, जिससे उनका खात्मा हो जाता है। इसी तरह के सुसाइड ड्रोन्स यूक्रेन को देने का वादा अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका के पास बजिंग बी ड्रोन्स हैं, जो एक तरह के कामीकाजी सुसाइड ड्रोन हैं। ये भी अपने लक्ष्य पर विस्फोटकों के साथ क्रैश कर जाते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के ये सुसाइड ड्रोन्स नीची उड़ान की वजह से किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आते और ना ही कोई पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इधर एक के बाद एक यूक्रेनी फौज रूस से अपने इलाके खाली करवा रही है और रूसी सैनिकों को लगातार पीछे धकेल रही है। युद्ध के मैदान में अब कैसे रूसी सैनिक बैकफुट पर आ गए हैं, कीव के मौजूदा हालात पर आज तक के संवाददाता गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आराम से कॉफी पी रहे हैं यहाँ पर और इनके हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहाँ पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को ये डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। हम इनके लोकेशन पर थे जहां पर ये सिपाही तैनात रहे थे और हम इनको लगभग रोज ऑपरेशंस में देखते हैं। रोज ये बिल्कुल उस मुद्रा में रहते हैं कि कभी खाना खाने का समय नहीं, कभी आराम करने का समय नहीं, लेकिन धीरे धीरे पिछले कई दिनों में और खासतौर पर कल जब हम इरपिन से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से रूस की सेना को पीछे खदेड़ते हुए या रूस की सेना जब पीछे हटी तो यूक्रेन की सेना जब आगे बढ़ रही है, वो खबर जब यहां कीव तक भी आ रही है तो वो तनाव अब कम होता यहां साफ नजर आ रहा है। यू आर स्माइलिंग, दैट्स एन इंडिकेशन दैट दे आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन. Потому что сели убавить, мы не боимся, правильно, да? Так, мы не боимся, наши военные украинские спалили им тысячи танков, машин जलाए हैं, इनकी गाड़ियां जला दी हैं, बेतेर जो होती हैं, और इनके सारे लोगों को यहाँ से भगा दी गया। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। फौज हमारी बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया फौज है, हर आदमी लड़ने को तैयार है। And you're a sniper, 7.62, the range is 1 kilometer. Выполняем любые задачи, мы все мобильные, мы не только снайпера, а
Мы мобильные ребята, можем... सिर्फ हम स्नाइपर्स नहीं हैं, हम बिल्कुल पेट्रोलिंग कर रहे हैं हर जगह पर। जहां पे भी कुछ होगा हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पे मारेंगे। यहां पर अब खतरा कम हो गया है, मिसाइलों का खतरा है, रॉकेट्स का खतरा है, एयर अटैक का खतरा है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस के अब आगे बढ़ने का खतरा इस समय उतना नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन की सेना को 37 दिन मिल गए हैं तैयारी करने के, यानी 24 फरवरी को जो तनाव हम लोग को यहां दिख रहा था उसके बाद से यह तनाव बहुत कम हुआ है। और अब जिस तरह की मोर्चाबंदी कीव के आसपास कर दी गई है, जिस तरह के हथियार अब इन सिपाहियों के पास आ गए हैं, उससे यही लगता है कि अगर रूस की सेना फिर जमीन से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी तो उसको बहुत बड़ा, जिस तरह का उसको सेटबैक अभी मिल रहा है उससे ज्यादा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर बड़ी संख्या में और हथियार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स और बहुत से और हथियार आ गए हैं। इधर जंग के 38वें दिन यूक्रेन की राजधानी कीव का हाल क्या है, ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता राजेश पवार। कि जो मनोबल है यूक्रेनियन सेना का वो इस वक्त काफी ऊपर है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कल जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने नई घोषणा की है नए साजो सामान की, सैन्य साजो सामान की यूक्रेन को देने के लिए, उसका इसका बहुत बड़ा कारण है। वो कम से कम 100 उन्होंने जो ये सुसाइड ड्रोन्स हैं वो देने का फैसला किया है यूक्रेन को, जो इस हफ्ते में यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। और ये ड्रोन्स अपने आप में गेम चेंजर हो सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की थी, और ये रूसी फौज के लिए बहुत घातक और बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। तो जो सप्लाईज अभी आ रही है, मिलिट्री सप्लाईज यूक्रेन के अंदर, और जिस तरह से रूसी सेना चर्निहिव, कीव और चेर्नोबिल के इलाके से पीछे हटी है, जिसको वापस यूक्रेनियन सेना ने कब्जे में लिया है, इससे उनका मनोबल और उनकी जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी वो भी अटैकिंग स्ट्रेटेजी में बदलती हुई दिख रही है।